दोस्तों, सऊदी अरब में औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं? यह सवाल विशाल के जहन में बार बार टैंग रहा था। जब विशाल की मालकिन उससे कहती कि मुझे गुलाब जल और फिटकरी ला करके दे दो और अपने मालिक से इस बात का जिक्र कभी नहीं करना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाती हूँ, तो विशाल का दिमाग और खराब हो जाता है कि आखिर अपने पति की चोरी से वो गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है और क्यों रात में ही उसका इस्तेमाल करती है। यह बड़ा हैरान और परेशान करने वाला सवाल था। दोस्तों, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे जब इस सवाल का खुलासा आपके सामने होगा। विशाल जो है वह हिंदुस्तानी नौजवान सऊदी अरब जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और वह एक मालकिन का ड्राइवर था। उसको गाड़ी चलाना आती थी, इसलिए ड्राइवरी पर एक औरत उसको रख लेती है। सैलरी भी उसको अच्छी खासी देती है, लेकिन उस औरत का पति उसके पास नहीं रहता था। वह दूसरे मुल्क में रहता था और कभी कभी हफ्ता 10 दिन के लिए उसके पास आ जाया करता था। दोस्तों, विशाल उस औरत को चाहने लगता है। उसके बाद क्या होता है और यह गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बने रहिए 10 मिनट के लिए मेरे साथ। मैं हूँ किंग तस्लीम। दास्ताने जिंदगी में आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हिंदुस्तानी विशाल और सऊदी अरब की उस औरत की कहानी जो सुनकर के आपको बड़ा ही मजा आएगा। बस वही रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में रहने वाला विशाल बहुत ही गरीब परिवार से था। घर में रहकर के वह अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा था, क्योंकि ड्राइवरी में जो कुछ भी वह कमाता वह सब खर्च हो जाता। वह अपनी बहन की शादी कैसे करें, अपने छोटे भाई को कैसे पढ़ाएं, अपनी बीमार मां की दवाई कैसे करें। उसके बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां विशाल के कंधे पर थी। विशाल का एक दोस्त सऊदी अरब में रह करके अच्छी खासी कमाई किया करता था, इसलिए विशाल ने अपने दोस्त से कहा कि यार, अगर सऊदी अरब में मेरे लिए कोई नौकरी हो, मैं ड्राइवरी करना अच्छी तरह से जानता हूँ, लाइसेंस भी मेरे पास है। अगर कोई अच्छी सी नौकरी ड्राइवरी की मेरे लिए निकल आए तो फिर मुझे बता देना। घर में रह करके यहाँ मैं जो कमाता हूँ सब हो जाता है, पूरी तरह से घर के खर्च भी नहीं उठा पा रहा हूँ। उसका दोस्त यह बात अपने दिल पर ले लेता है और विशाल के लिए किसी नौकरी की तलाश में लग जाता है, और बेहद जल्द ही उसकी यह तलाश खत्म हो जाती है। वहां पर एक औरत को एक ड्राइवर की जरूरत थी, बस फिर क्या था। विशाल का दोस्त उसके लिए वीजा भेजता है और फिर विशाल अपना सामान बांध करके इंडिया से पहुंच जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंचने के बाद विशाल एक दिन अपने दोस्त के पास रुकता है और फिर उसका दोस्त अगली सुबह उसको उस औरत के पास ले जाता है। वह सऊदी अरब की औरत विशाल को नीचे से ऊपर तक एक नजर जी भर कर देखती है, क्योंकि विशाल देखने में तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, नौजवान था, लगभग 2 साल की उसकी उम्र थी। कुछ देर विशाल को देखने के बाद वह औरत कहती है कि मुझे यह लड़का पसंद है, मैं इसको अपना ड्राइवर बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने विशाल की सैलरी भी अच्छी खासी बोली थी। विशाल यह सुनकर बेहद खुश होता है कि घर से आते ही उसकी नौकरी लग गई है, वरना बहुत लड़कों के बारे में उसने सुना था कि सऊदी अरब में जाकर के लड़के परेशान हो जाते हैं। उनको बकरियां चरानी पड़ती हैं, बियाबान जंगलों में तपती हुई धूप में पूरे पूरे दिन उनको बकरियों के पीछे दौड़ना पड़ता है। यह सुनकर के कभी कभी तो विशाल का मन होता कि यार वह सऊदी अरब नहीं जाएगा, लेकिन अपने घर की मजबूरियां देखते हुए और फिर वहां रह करके जो लोग अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां सुन करके, उनके हालात सुन करके वह सऊदी अरब जाने का मन बना लेता। और उसका नसीब अच्छा कह लो या फिर उसकी दोस्त की जो है वह मेहनत कह लो कि विशाल को घर से यानी इंडिया से आते ही सऊदी अरब में एक औरत के ड्राइवर की नौकरी मिल चुकी थी। उस औरत ने अपने घर के बराबर में ही एक क्वार्टर जो उसको था वह रहने के लिए दे दिया कि इस क्वार्टर में आप रहा करो और जब मुझे जरूरत होगी
मैं तुम्हें बता दिया करूँगी, मुझे शॉपिंग कराने, घर का राशन का सामान लाना हो या अदरवाइज मुझे कहीं घूमने जाना हो, जहाँ भी मैं कहूँगी आपको मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने क्वार्टर में रहो। इसी तरह से अब विशाल अपनी नौकरी शुरू कर देता है उस औरत के साथ, जहाँ वह कहती वहाँ चला जाता। कुछ दिन बाद विशाल को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह उस औरत की तरफ को खींचता जा रहा था, क्योंकि वो औरत जो थी सऊदी अरब की, जो औरत जिसका विशाल ड्राइवर था, वह विशाल की हम उम्र थी, यानी लगभग 27 या 28 साल की उम्र उसकी होगी और 27 या 28 साल की उम्र विशाल की थी। वो औरत देखने की इतनी खूबसूरत थी, जब वह गाड़ी में पीछे बैठा करती तो विशाल शीशे से उसको देखा करता, उसकी तरफ से नजर ही नहीं हटाता, और नजर हटती भी कैसे, क्योंकि वह एक सांचे में ढली हुई मूरत की तरह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम औरत थी। उसके चेहरे की मासूमियत पर विशाल फिदा हो चुका था। उसकी जो खूबसूरती थी उस पर अपना दिल हार बैठता था, और वह नजर चुरा करके अपनी उस मालकिन को देखता रहता। मालकिन जब उसको कोई भी काम करने के लिए कहती, वह सर झुकाकर हाँ कह देता और मालकिन का वह काम कर दिया करता। अचानक से एक दिन उसको झटका तब लगा जब एक दिन उसकी मालकिन ने कहा कि विशाल, हमें एयरपोर्ट चलना है, मेरा पति दूसरे मुल्क से मेरे पास आ रहा है, मुझे एक झटका सा लगता है। बहरहाल मैं हाँ कर देता हूँ और उसके साथ, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मेरी नौकरी थी, और मैं जब एयरपोर्ट पहुँचता हूँ और जब उसके शौहर को यानी उसके पति को देखता हूँ तो मुझे दूसरा झटका लगा था, क्योंकि उसका पति लगभग 55 या 60 साल का था। वह औरत जितने रहरे बदन की, जितने गदरा हुए बदन की खूबसूरती मलिका थी, उतना ही वह औरत उस आदमी के काबिल नहीं थी, यानी वह औरत उस आदमी की उम्र से आधी उम्र की थी। उस आदमी के सारे बाल सफेद थे, चेहरे पर भी झर्रियां पड़ी हुई थी। मैंने जब उसको उस औरत के साथ देखा तो मैंने यही समझा कि यह शादी शायद कोई समझौता है। खुशी के साथ यह खूबसूरत औरत इस बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती है। बहरहाल उसको वहां से लेकर के दोनों मियां बीवी गाड़ी में बैठते हैं और फिर मैं गाड़ी चलाने लगता हूं। मैं क्या देखता हूं कि उस आदमी ने उस औरत की बाहों में बाहें डाल दी थी, उसके हाथों में हाथ ले लिए थे और वह कह रहा था कि डार्लिंग क्या करूं, मुझे बाहर रहना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन बाहर जाना भी मेरी मजबूरी में शामिल है। लेकिन अब मैं जितने दिन के लिए भी आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा, यहाँ रह करके कोई भी काम नहीं करूंगा। उसके हाथों में हाथ उस औरत का मुझे बड़ा ही बुरा महसूस हो रहा था। मैं शीशे में उस आदमी की सारी हरकतें देख रहा था। विशाल नीचे से ऊपर तक पसीने में सराबोर था और वह कहता है कि मेरे तन बदन में आग लग रही थी कि यह बूढ़ा आदमी इस औरत को क्यों छू रहा है, क्यों उससे प्यार कर रहा है, और वह उस गाड़ी में यानी विशाल की भी शर्म नहीं कर रहा था, और वह बराबर उस औरत के गालों पर, उसके सीने पर हाथ फिरा रहा था। जैसे तैसे करके विशाल उन दोनों को घर छोड़ता है और फिर अपने क्वार्टर में आ जाता है। क्वार्टर में आकर के शाम का खाना खाता है और फिर सोने के लिए लेट जाता है। लेकिन आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, नींद आने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार रह करके अपनी मालकिन का चेहरा विशाल की आंखों के सामने आ जाता था। उसके बाद उसके बूढ़े पति का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ जाता था। बार बार रह करके विशाल यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या वजह रही होगी उस खूबसूरत औरत को उस 60 साला बूढ़े आदमी से शादी करने की जरूरत आ पड़ी। यह क्या वजह हो सकती है, वह सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। कभी वह इधर करवट लेता, कभी वह इधर करवट लेता, कभी तकिए को अपनी आंखों पर रखता, अपने मुंह पर रखकर सोने की कोशिश करता, लेकिन नींद उसको नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे यही ख्याल आ रहा था कि वो औरत अपने शौहर की बाहों में होगी और वो आदमी इस टाइम उसके साथ क्या कर रहा होगा, क्या वह उसको प्यार कर रहा होगा, क्या वह उससे बातें कर रहा होगा, क्या उनके जिस्म पर कपड़े भी होंगे या नहीं होंगे। यह तरह तरह के सवाल विशाल के दिमाग में आ रहे थे।
और उसका दिमाग फटा जा रहा था। वह सोचता था कि मैं कैसे बर्दाश्त करूं इतनी खूबसूरत औरत को, जो कि आदमी उसका ना ही तो खूबसूरत है और ना ही जवान है। इसी कशमकश में सुबह हो जाती है और सुबह जब वो उस औरत से पूछने के लिए कि कहीं जाना है या नहीं जाना है घर में पहुंचता है, तो बाहर लॉबी में ही दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे और उसके आदमी ने उसको अपनी बाहों में लिया हुआ था। उससे बिल्कुल सटा हुआ बैठा था और उसकी गर्दन में हाथ डाले हुए लगभग उसके मुंह से मुंह लगाने के लिए तैयार था। दोनों ऐसी मुंड में थे कि दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और प्यार कर रहे थे। इस हालत में जब विशाल उनको देखता है तो वह शर्मा जाता है और पीछे रुकने के बाद एक जबरदस्ती खांसने की कोशिश करता है और फिर जब वह खांस है तो वह औरत ठिठक जाती है। वह उस आदमी से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी औरत को छोड़ता नहीं है और इसी तरह से बेशर्मी के साथ विशाल के सामने ही उसकी बाहों में बाहें डाले उसको अपनी बाहों में भरे ऐसे ही पकड़े रहता है। वो औरत कहती है कि थोड़ा शर्म करो, नौकरों का तो ख्याल रख लो कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो आदमी कहता है, अरे डार्लिंग कैसी बात करती हो, ये नौकर भी तो हमारे अपने ही हैं। ये कहीं जाकर बाहर ढंडोरा थोड़ी पीट रहे हैं कि हम इस तरह से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज का यही मॉडर्न जमाना है, आप शर्म नहीं करो। उसके बाद वह आदमी विशाल से पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है। विशाल कहता है कि सर मैं मैडम से पूछने आया हूँ कि आज उनको कहीं जाना है या नहीं जाना है। वह आदमी कहता है कि आज तुम्हारी मैडम कहीं नहीं जाएंगी, आज यह पूरा दिन मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद बाहर से लौटा हूँ। अब जितना भी तुम्हारी मैडम का वक्त है वो मेरे साथ गुजरेगा, इसलिए आज दिन की तुम्हारी छुट्टी है, चाहो तो कहीं घूमने चले जाओ और अगर कहीं घूमने जाना तो खाना खाओ और आराम करो, जब कोई काम होगा तो हम बता देंगे। उसकी यह बात सुनकर विशाल जब वापस अपने क्वार्टर में आता है तो उसको फिर दोबारा से गुस्सा आने लगता है कि बूढ़ा आदमी कितना बेशर्म है, उसने मेरा ख्याल भी नहीं किया और उसको छोड़ा भी नहीं और बराबर उसकी बाहों में बाहें मेरे सामने ही ऐसे ही डाला रहा। इतनी उम्र होने के बाद कुछ तो उसे लिहाज होनी चाहिए, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। कभी कभी तो विशाल के दिमाग में यह बात आती कि अभी उस आदमी का मर्डर कर दे, लेकिन वहाँ के हुकूमत और वहाँ के कानून के बारे में भी विशाल ने खूब सुन रखा था कि यहाँ मौत की सजा मौत है, यहाँ खून के बदले खून है। अगर आपने किसी की तरफ नजर उठाकर गलत गलत नजर से किसी को देखा तो उसकी भी सजा है। अपने हिंदुस्तान जैसा कानून सऊदी अरब का कानून नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है। इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाता, अपने गुस्से को पी जाता। उसके कुछ देर बाद लगभग 1 घंटा ही गुजरा था, विशाल अपने क्वार्टर में आराम कर रहा था कि वह औरत आती है और उसके क्वार्टर का दरवाजा खोलती है। विशाल जस का तस जैसे पड़ा था, वह अपनी मैडम को देख करके उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह मैडम कहती है कि नहीं नहीं विशाल लेटे रहो, बस मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई हूँ, मेरा एक काम करना है तुम्हें। विशाल एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैडम बताइए क्या काम करना है। तो वह कुछ पैसे विशाल को देती है और कहती है कि लो, आज मेरा पति मुझे बाहर नहीं जाने देगा, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, जब से आया है बस हर वक्त मुझे पकड़े रहता है, इसलिए मेरा बाहर जाना नहीं होगा। यह पैसे लो और जिस स्टोर से मैं सामान खरीदती हूँ उस स्टोर पर जाना, मेरा नाम लेना और कहना कि मैडम ने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है, वह तुम्हें दे देगा। हाँ, और उनसे यह भी कहना कि मैडम के पति आ गए हैं, इसलिए वह फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा दुगनी कर दे। विशाल उसकी यह बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वह चक्कर में पड़ जाता है कि आखिर मैडम फिट करी और गुलाब जल का क्या करेंगी और फिर पति के आने के बाद मात्रा दुगनी कर दे, इसका क्या मतलब है। बहरहाल वह अपने सर को झटक है और चला जाता है उसी स्टोर पर जहां से उसकी मैडम सामान खरीदती थी, राशन वगैरह लेती थी, और जाकर के वह उस
दुकानदार से कहता है कि मेरी मैडम ने आपसे जो रोजाना अक्सर आपकी दुकान पर आया करती है, उसने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है और आज वह डबल मात्रा में मंगा रही है। वह दुकानदार हंसता है, मुस्कुराता है और फिर फिटकरी और गुलाब जल लाकर के उसको देता है और फिर वह फिटकरी को और गुलाब जल को लेकर अपनी मैडम के पास आया और वापस वह सामान उसको लाकर के दे दिया। जैसे ही वह सामान उसकी मैडम ने उसके हाथ से पकड़ा, उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और नजरें नीची करके अंदर जाने की कोशिश करने लगी और फिर वापस आई और कहने लगी कि मैंने तुमसे एक बात कही थी कि कभी भी भूल से भी अपने मालिक से इस बात को मत बताना कि मैंने तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है। फिर एक बार विशाल का दिमाग खराब हो जाता है। उसने नौकरों से पूछने की कोशिश की कि यह आखिर मैडम ने गुलाब जल और फिटकरी किस लिए मंगाई है। वह नौकर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसी बात करते हो, यहाँ की औरतें तो गुलाब जल और फिटकरी की शौकीन होती है। मैं और भी परेशान हो गया कि शौकीन होती है। आखिर कोई यह बताने को तैयार क्यों नहीं कि वो कैसे लगाती है, क्यों लगाती है, कहाँ लगाती है, किस लिए इसको इस्तेमाल करती है। फिर मैंने सोचा कि मैं उस दुकानदार से ही जाकर के पूछता हूँ। विशाल उस दुकानदार के पास पहुँचता है। उस बूढ़े आदमी ने उसको जब दुकान पर आते हुए कहा तो उसने मुस्कुरा करके कहा कि क्या गुलाब जल और फिटकरी कम पड़ गया है, इसलिए तुम्हारी मैडम ने तुम्हें दोबारा लेने के लिए भेजा है। वह कहता है कि ऐसा नहीं है सर, मैं बस आपसे यह पूछने आया हूँ कि यह औरतें सऊदी अरब में गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती है। वह विशाल के चेहरे की तरफ देखता है गौर से और फिर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई, सऊदी अरब के अंदर गुलाब जल और फिटकरी की इतनी डिमांड है औरतों में कि इधर सामान आता है इधर बिक जाता है। मैं डबल मुनाफे पर गुलाब जल और फिटकरी बेचता हूँ, लेकिन कुछ समझा ही नहीं आता। मुझे इतना ऑर्डर करना पड़ता है। पूरे सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मेरी दुकान से गुलाब जल और फिटकरी औरतें लेकर के जाती हैं। मैंने पूछा भाई, यह मैंने सब सुन लिया, लेकिन तुम यह तो बताओ कि आखिर करती क्या है। वह एक जोर से हंसी हंसता है और उसने कहा कि तुम यह जानने की कोशिश नहीं करो, तुम परदेसी हो, बाहर के हो, यह एक राज की बात है। अब यह राज की बात कैसी राज की बात थी, क्या था इसमें राज। विशाल बड़ा परेशान था। वह फिर वहां पर अपने क्वार्टर में पड़ा हुआ बस इसी बात को सोचता रहता और अपनी मालकिन के ख्यालों में उलझा रहता। और वो यह भी सोचता था कि सऊदी अरब का कानून बड़ा सख्त है। अगर उसकी मालकिन को उसके बारे में शक हो गया कि ये वह उसके ऊपर गलत नजर रखता है और फिर हुकूमत से उसने उसकी शिकायत कर दी तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन क्या करता, अपने दिल के हाथों मजबूर था, अपने दिल के आगे हार गया था। एक तरफ तो उसका दिमाग कहता कि विशाल, तू यह गलत कर रहा है, यहाँ तू परदेश में कमाने के लिए आया है, तुझे अपनी मालकिन के ऊपर इस तरह की नजर नहीं रखनी चाहिए। उधर दिल था कि यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब भी मालकिन की तरफ देखता, मोहब्बत भरी नजरों से देखता, प्यार से देखता और यही सोचता कि बदले में उसकी मालकिन भी उसके साथ प्यार का इजहार करें। विशाल को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसकी मालकिन ने बताया कि उसका मालिक जो है वह बाहर अपने जहां से आया था वहीं फिर जा रहा है। विशाल बहुत खुश होता है, जैसे कि उसकी कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। बहरहाल जब उसका मालिक बाहर चला जाता है तो अगले दिन उसकी मालकिन विशाल से कहती है कि विशाल, चलो मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर के चलो शॉपिंग कराने। जब विशाल उसको ले जाता आता है तो विशाल को एक कैफे में ले जाती है और कैफे में ले जाने के बाद उससे कहती है कि बर्गर खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे। विशाल कहता है कि मैडम, जैसा आप अच्छा समझे, कैफे में जाकर के, क्योंकि वह फास्ट फूड कैफे था, वहां पर जाकर के 2 कोल्ड ड्रिंक 2 बर्गर का ऑर्डर करती है। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खाते हैं और फिर वह विशाल से कहती है कि विशाल, घर में फिट करिए और गुलाब जल खत्म हो गया है, मुझे उसी स्टोर पर लेकर के चलो जहां से मैं सामान खरीदती हूँ। बस गुलाब जल और फिटकरी का नाम सुन करके फिर विशाल के दिमाग में बिजली सी दौड़ने लगती है, जैसे कि उसको करंट लग गया हो। यह पहेली थी जो सुलझने का नाम ही
नहीं ले रही थी। वह अपनी मैडम से भी जब पूछने की कोशिश करता कि मैडम आखिर इस गुलाब जल और फिटकरी का तुम क्या करती हो, तो उसने कभी भी इस बात की हकीकत उससे नहीं बताई थी। बस कभी मुस्कुरा देती, कभी आंखें चुरा लेती, कभी यह कहती कि तुम इन चक्कर में मत पड़ो, यह खास औरतों के लिए होता है, तुम जानकर क्या करोगे। आज विशाल ने जो है वह पक्का इरादा कर लिया था कि अपनी मैडम से आज इस बात को पूछ करके रहेगा कि वह आखिर इतने गुलाब जल और फिट कर्री का रोजाना करती ही क्या है। अगर उसे इतनी ज्यादा जरूरत है तो फिर एक बार ही क्यों ना वह ज्यादा लेकर के रख ले। बहरहाल वह उसको स्टोर पर लेकर के जाता है। स्टोर से वह अपना जरूरत का सामान, गुलाब जाल, फिटकरी वगैरह और भी जो उसे घर का सामान खरीदना था वह खरीद करके, और आज वह पीछे नहीं बैठती है बल्कि विशाल के बराबर वाली सीट यानी फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और विशाल से घर चलने के लिए कहती है। विशाल गाड़ी चला रहा था और फिर अचानक से वह अपनी मैडम से सवाल करता है कि मालकिन एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो। वह कहती है कि बोलो क्या बात है। विशाल कहता है कि मैडम मैंने मालिक को देखा, मालिक का और आपका कोई भी मेल नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मालिक के साथ अपनी मर्जी से यह शादी तो नहीं की होगी। जरूर कोई ना कोई मजबूरी आपके सामने रही होगी जो आपने मालिक से शादी की। कहीं भी किसी भी तरह से आप मालिक के साथ मेल खाती ही नहीं हो। आप इतनी खूबसूरत हो, कम उम्र की हो, मालिक तो खूबसूरत भी नहीं है, उम्र भी आपसे डबल है, आखिर ऐसी क्या वजह है। यह बात सुननी थी कि मालकिन एकदम गुस्से में आ जाती है और मेरी तरफ विशाल कहता है कि मेरी तरफ घूर कर देखती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, नौकर हो, अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरी जिंदगी में दख देने का या मेरी जिंदगी में झांकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जिस काम के लिए तुम रखे गए हो अपने उस काम को अंजाम दो और चुपचाप अपने काम को करते रहो। फालतू मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश करोगे तो इसका तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। मालकिन का यह जवाब जैसे ही विशाल ने सुना वो तो सन्न रह गया, उसके हाथ पैर जैसे मानो ठंडे पड़ गए हो। उसने सोचा कि जो मालकिन उस पर इतना प्यार लुटाती थी अभी अभी उसको कैफे में, फास्ट फूड होटल में लेके गई, उसको पेप्सी पिलाई, उसको बर्गर खिलाया और कपड़े भी जब खरीदती थी वो विशाल से पसंद नापसंद के बारे में पूछा करती थी कि उसके ऊपर यह कलर कैसा लग रहा है, यह अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा। विशाल ऐसा समझता था कि जैसे उसकी मालकिन भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगी है, लेकिन आज एक सवाल पूछने पर उसने उसको उसकी औकात याद दिला दी थी। उसके दिमाग में जो मालकिन की तरफ से तस्वीर बनी हुई थी वह तस्वीर आज बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। बहरहाल फिर विशाल बिल्कुल खामोश हो जाता है और लाकर के माल को अपने घर छोड़ देता है। जाकर के अपने क्वार्टर में लेट जाता है और फिर यही सोचने लगता है कि मालकिन क्या वाकई किसी मजबूरी के तहत, या क्या मैंने उनके किसी दुखती हुरप कर ऐसा हाथ रख दिया है जिससे मालकिन जो है वो तिलमिला उठी, गुस्से में आ गई। मुझे ऐसा सवाल उनसे नहीं करना चाहिए था। यह तरह तरह की बातें सोचकर विशाल सो जाता है। सुबह जब उठता है, सुबह तो क्या देखता है कि उसके क्वार्टर के सामने यानी उसके दरवाजे पर उसकी मालकिन खड़ी है और कहती है कि विशाल बहुत देर हो गई तुम्हें सोते सोते, क्या रात को देर से सोए थे, मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेकर के चलोगे। विशाल चुपचाप वहां से उठता है, हाथ मुंह धोता है और फिर बिना नाश्ता किए अपनी मालकिन के साथ चल देता है। मालकिन जब कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचती है तो एक सूट एक ड्रेस को उठाती है और विशाल से पूछती है कि विशाल यह ड्रेस कैसी लग रही है। विशाल कहता है कि मैडम आपकी मर्जी, आपको पहनना है, आप जानो कैसी लग रही है। ना तो आप मेरे लिए यह ड्रेस खरीद रही हो कि आप पहन करके मुझे दिखाओगी। आपको यह सवाल मालिक से पूछना चाहिए, आप यह ड्रेस खरीद करके मालिक को ही दिखाओगी। इसलिए मैं तो अनजान हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके लिए यह फैसला कर सकूं कि आप पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है और कौन सी ड्रेस आप पर शूट नहीं करती। यह बात मालकिन ने जब सुनी तो वह समझ गई कि विशाल उसको ताना मार रहा है।
फिर वह ड्रेस वही दुकानदार को देती है और कोई भी खरीदारी नहीं करती है और आग के गाड़ी में बैठ जाती है। विशाल यह समझ रहा था कि शायद मैडम बुरा मान गई है। वह भी गाड़ी में चुपचाप आता है और फिर गाड़ी को चलाने लगता है, घर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी मैडम बोलती है कि विशाल, मैंने जिस आदमी से शादी की है यह हकीकत है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी मर्जी से उसकी शादी नहीं की है, एक मजबूरी के तहत की है, एक समझौते के तहत की है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे। बचपन में ही मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे एक अंग्रेज औरत ने पाला था। मुझे वह अच्छा खाना खिलाती, अच्छे कपड़े पहना और जल्दी से जल्दी जवान करने की शायद वह कोशिश कर रही थी। जब मैं जवान हुई, लगभग 14 या 15 साल की, तब मुझे पता चला कि वह जो मुझे इतना खिलाती पिलाती, मेरे ऊपर इतना मेहरबान थी, वह अक्सर मुझसे धंधा कराने के चक्कर में थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वह मुझसे जिस्म फरोशी का धंधा कराएगी। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी कि क्या करूं। मैं इस काम को नहीं करना चाहती थी। वह औरत मेरी खूबसूरती से, मेरे जिस्म से पैसे कमाना चाहती थी। उसका जो इरादा था वह अपने इरादे पर अटल थी। उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने फिर मेरी बोली लगा दी। सबसे पहला जो मेरा ग्राहक था वह यही तुम्हारे मालिक थे जो मेरे पास आए थे। पहली बार जब किसी लड़की की बोली लगती है, पहली बार कुंवारी लड़की को जब कोई खरीदता है तो वह उसके लाखों रुपए अदा करता है। तुम्हारे मालिक ने भी लाखों मुझे एक रात के लिए खरीद लिया था। जब तुम्हारे मालिक मेरे पास आते हैं तो मैं उनको देखकर रोने लगती, क्योंकि वह मेरी उम्र से डबल थे। तंदुरुस्ती भी उनकी अच्छी थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरे साथ यह मत करो, यह पाप है और मुझे पाप करने से बहुत डर लगता है। मैं गुनाह से डरती हूँ। वह कहता है कि मैंने तुम्हारी कीमत दी है, तुम एक वेश्या विरक्ति के धंधे में हो और यह काम तो आज के बाद तुम करोगी। विशाल की तुम एक वेश्या विरक्ति के धंधे में हो और यह काम तो आज के बाद तुम करोगी। विशाल की मालकिन कहती है कि मुझे मर्दों से बड़ा डर लगता था। मैं इतनी तो समझदार हो ही गई थी कि मुझे पता था कि जब हर रात कोई ना कोई मर्द आएगा, कोई मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाएगा, कोई मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, कोई मेरे जिस्म को नोचे, कोई मुझे मारेगा। यह सारी बात सुनकर मैं डर जाती, कांपने लगती। मैंने तुम्हारे मालिक से हाथ जोड़कर कहा कि तुम यह सब कुछ मेरे साथ करना ही चाहती हो तो एक सिस्टम के साथ करो। इस तरह से पाप जिंदगी भर के मैं शादी कर लो। मुझसे शादी करोगे तो जिंदगी भर के मैं तुम्हारे गुलाम बनकर रहूंगी। जब जैसा कहोगे वैसा करूंगी, जिस तरह से कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार रहूंगी। वो आदमी यानी तुम्हारा मालिक कहता है कि इसकी व्या गारंटी है कि शादी होने के बाद तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, क्योंकि मेरी उम्र भी ज्यादा है। तुम अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हो। मेरी उम्र आगे जाकर के ढल जाएगी और तुम्हारी उम्र जो है वह भरी जवानी में आएगी। अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो फिर मैं क्या करगा। मैं कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूंगी। जो औरत पाप करने से डरती है, जो औरत अल्लाह ईश्वर का डर अपने दिल में रखती है, वह अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। सारा सब कुछ जिस्म की भूख ही नहीं है। तुम मुझे इस दलदल से निकाल दो। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुमने मुझे इस दलदल से निकाल लिया, इस गुनाह से, इस पाप से बचा लिया, तो जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, कभी उफ तक नहीं करूंगी। तुम्हारा मालिक उस टाइम पर नहीं करूंगी। तुम्हारा मालिक उस टाइम पर कुछ सोचता है और फिर उस औरत के पास जाता और मुझे खरीदने की उससे रकम पूछता है। वह जो भी रकम मुंह मांगी मांगती है, तुम्हारा मालिक वह रकम अदा करके मुझे वहां से ले जाता है और फिर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वह अपने घर लेकर के जाता तो उसकी जो पहली बीवी थी वह मुझे अपने साथ रखना स्वीकार नहीं करती। वह उससे झगड़ा करने लगती है कि मैं इस औरत को कभी भी अपने पास नहीं रखूंगी। तो फिर तुम्हारा मालिक कहता है कि तुम्हें बाहर विदेश में जाने की तमन्ना थी,
बार बार तुम मुझसे कहती थी कि बाहर विदेश दूसरे मुल्क में जाना है, तो फिर मैं तुम्हें दूसरे मुल्क में सेटल कर देता हूँ और फिर वह अपनी पहली बीवी को दूसरे मुल्क में सेटल कर देते हैं। उनकी बीवी शर्त लगाती है कि महीने में 22 दिन उनको उसके पास रहना पड़ेगा और वह एक महीने में सिर्फ 8 दिन के लिए ही मेरे पास आते हैं और यहाँ रह करके चले जाते हैं। मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, ना ही उन्हें अपना आइडियल मानती हूँ, ना ही उनके साथ खुशी के साथ मेरा को सोती हूँ। यह सब कुछ समझौता था, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ, भले ही उसको पसंद करती हूँ या ना करती हूँ, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। विशाल, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हारी नजरों को मैंने भांप लिया था और देख लिया था। वह औरत ही क्या जो मर्द की नजर उस पर पड़े और वह उसको ना पहचान सके। मैंने तुम्हारी नजरों को देख लिया और जान लिया था कि तुम मेरे लिए क्या सोच रखते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और बार बार इसीलिए तुम इस सवाल को तुमने मुझसे पूछा मेरे शौहर के बारे में और मेरे बारे में। लेकिन मैं आज तुमसे यह बात क्लियर बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर के साथ कभी भी बेवफाई नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल है कि मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ रंगरेलियां मनाऊंगी, तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो और अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर लो। ऐसा कभी हो, दिमाग को बिल्कुल साफ कर लो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने उस दलदल से, उस पाप से बचने के लिए पहले ही अपने पति से वादा किया हुआ है कि मैं जिंदगी भर, मुझे यौन सुख, मुझे जिस्मानी सुख मिले या ना मिले, लेकिन मैं उनके साथ कभी भी यह बेवफाई नहीं करूंगी। जब मेरा शौहर बाहर मुल्क से आता है तो मैं उसके लिए सजती हूँ। जब वह बाहर रहता है तो मैं उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से नई नई ड्रेस खरीदती हूँ। जब तक एक हफ्ता वह मेरे साथ रहता है, मैं उसकी खुशी के लिए उसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहे खुश हूँ या ना हूँ यह अलग मैटर है, लेकिन अपने शौहर की, अपने पति की खुशी के लिए मैं हर काम करती हूँ जो उसे अच्छा लगता है। इसलिए अपने दिमाग से जो भी मेरे लिए तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको निकाल दो। और मैंने अपने दिमाग में तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपने शौहर से, अपने पति से कभी बेवफाई कर ही नहीं सकती। आज विशाल को अपनी मालकिन से यह बात सुनने के बाद उसके लिए प्यार नहीं बल्कि वासना नहीं बल्कि इज्जत बढ़ गई थी कि एक औरत जिंदगी में एक आदमी के लिए, अपने एक वादे के लिए कितना त्याग कर सकती है। यह भी एक औरत है। उसके बाद वो कहता है कि मालकिन चलो यह सारी चीजें सही है, आज के बाद मैं आपको उस नजर से कभी नहीं देखूंगा, सिर्फ मालकिन की नजर से देखूंगा। और आज से आपके लिए मेरे अंदर, मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। और यह इज्जत जो है वो पाक इज्जत है। जो भी मेरे ख्याल में वहम थे आपको पाने के लिए, वो सब मैंने निकाल दिए। लेकिन सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब उस फिटकरी और उस गुलाब जल का क्या करती है। मेरी मालकिन यानी विशाल कहता है कि मेरी मालकिन मुस्कुराती है और कहती है कि विशाल, सऊदी अरब की औरतों को पहली बात तो वह किसी के सामने अपना चेहरा ज्यादा नहीं खोलती। अगर किसी को तुमने देखा हो तो वह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। उनके चेहरे पर लाली होती है, ग्लो होता है, उनके चेहरे पर दाग बिल्कुलन ही होते हैं। हम औरतें हर रोज रात को, सुबह को भी और रात को सोते टाइम भी फिटकरी को पीस करके, गुलाब जल उसमें मिला करके और फिर अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए ले करते हैं और फिर उसको दे देते हैं बिना नागा। हर रोज 2 टाइम हम यह काम करते हैं। तभी तुम देख रहे हो जिस चेहरे पर तुम मर मिटे हो, यह उसी फिटकरी और गुलाब जल की बदौलत है। मेरे चेहरे पर कोई भी दाना मेरे नहीं बल्कि सऊदी की किसी औरत के चेहरे पर भी बहुत कम ही ऐसी औरतें होंगी जो दाने मुहा से ये वो झाइयां वाला पन मिलेगा। हम सऊदी की अरब इसीलिए बहुत खूबसूरत होती है। मैंने कहा जब ये चेहरे के लिए है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पता नहीं क्या या मेरे दिमाग में आ रहा था। तो फिर इसको आप छुपाती क्यों है? रहा था तो फिर इसको आप छुपाती क्यों है?
वो कहती है कि औरत अपनी खूबसूरती का राज हमेशा छुपा करके रखती है। वह किसी से भी यह ढंढोरा नहीं पीटती है कि मैं जो इतनी खूबसूरत हूँ मैं यह चीज इस्तेमाल करती हूँ या यह इस्तेमाल करती हूँ। बहरहाल हम यह गोपनीय बात है, इसलिए हर किसी से नहीं बताते और मैंने तुमसे भी नहीं बताई थी। उस दिन के बाद विशाल अपनी मालकिन के लिए जहाँ भी वह जाने को कहती जाता और उसको इज्जत की नजर से देखता और फिर उसको फिट करी और उस गुलाब जल के राज का भी पता चल गया था कि सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती है। और दोस्तों, आपको भी पता चल गया होगा कि गुलाब जल और फिटकरी मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है, खूबसूरती बढ़ती है और चेहरे के दाग धब्बे सभी हट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।